हाय गाइस, ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 है ये। इसके अंदर हम ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्राइबल अपराइजिंग्स के क्या मेन कॉजेस रहे हैं, कहाँ कहाँ कितनी जगहों पर कितनी बार ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, वो सभी हम कवर करेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि इन आदिवासियों, इन ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई थी ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर जब 1765 में बंगाल में उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था, टैक्स वगैरह का सिस्टम उनके हाथ में आ गया था, तब उन्होंने क्या करा, वो धीरे धीरे अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पहाड़ों की तरफ लेते गए। झारखंड, उड़ीसा, प्लेटो, छोटा नागपुर, वहाँ पर जो है अपना एस्टैब्लिशमेंट लेते गए। अब क्या हुआ कि जो उससे पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे ना, कोई आने की वहाँ पे हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ट्राइबल एरिया से कोई पंगा लेना चाहता नहीं था। ट्राइबल जो लोग थे वो थोड़े से खतरनाक से थे। तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो ये प्लेन्स एरिया के जो निवासी हैं, जैसे मनी लेंडर हो गए, ज़मींदार हो गए, ये भी जो है ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब तो पहले तो ये लोग आते नहीं थे, क्योंकि इतना इनके हौसले बुलंद थे नहीं कि ये ट्राइबल एरियाज़ के यहाँ पर जाएँ और उनकी ज़मीन जो है हड़प ले। तो वो अपना प्लेन एरिया में ही रहते थे और ट्राइबल वाले लोग ट्राइबल एरियाज़ में ही रहते थे। लेकिन अब जो है ज़मीन हड़पी जा रही है इनकी ब्रिटिशर्स के द्वारा और इन मनी लेंडर्स के द्वारा, इन ज़मींदार के द्वारा। अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे इन प्लेन्स के एरिया को कि चलो आप ट्राइबल एरियाज़ में चलो, अपना इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सेटअप करो, हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होएगा। तो मनी लेंडर्स का वहाँ पे बड़ा रोल था। मनी लेंडर जो है पैसा देते थे इन ट्राइबल वालों को कि वो खेती करें, और फिर वो जब कर्जा जो है चुका नहीं पाते थे तो उनकी ज़मीन जो है हड़पी जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे कर के ना मनी लेंडर्स के पास काफ़ी ज़मीन आ गई थी उन लोगों की। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो आक्रोश बनता गया ट्राइबल एरियाज़ के मन में इन मनी लेंडर्स और इन ज़मींदारों के प्रति। उसके बाद जो है मेजर फैक्टर ये आता है कि जो फॉरेस्ट जोन्स थे, फॉरेस्ट जोन्स पर ब्रिटिशर्स जो है अपना कंट्रोल जो है वो टाइट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब ट्राइबल एरियाज़ की ना ये खास बात होती है कि इनकी कोई ज़मीन नहीं होती और सारी ज़मीन इन्हीं की होती है। लेट्स से जैसे मैं, आप और आपके दोस्त जो है वो ट्राइबल एरियाज़ के मेम्बर्स हैं, ट्राइब्स हैं बेसिकली। तो आपकी ज़मीन, मेरी ज़मीन, उसकी ज़मीन, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों की ज़मीन एक ही है। उस पर अगर मान लो मैं अभी मैं झूठ उगा रहा हूँ अपने एरिया में, तो आपके एरिया में चल जाऊँगा, आप मेरे एरिया में चल जाओगे। तो हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जो है ज़मीन वगैरह, प्लॉट वगैरह, ये आपका है वो मेरा है, ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन जो है ब्रिटिशर जब आए ना, उन्होंने सिस्टम धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या कहते हैं अपनी रेगुलेशंस लाना शुरू कर दी थी फॉरेस्ट को लेकर, क्योंकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते थे। एक और रीज़न आता है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। बेसिकली क्या था, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी। लोग स्कूल खोल रहे थे, हॉस्पिटल खोल रहे थे, इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे ताकि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करा जाए। कन्वर्जन हो रहा था रिलीजन का। तो कुछ जो ट्राइब्स थे या फिर जो लोग थे वहाँ के, वो इस चीज़ को रिसेंट करते थे, इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो एक रीज़न जो है ट्राइबल अपराइजिंग का ये भी बना था। तो अब शुरू करते हैं। पहली अपराइजिंग 1820 की जो हुई थी वो थी हो अपराइजिंग, HO अपराइजिंग। ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन थी अपराइजिंग की वो थी छोटा नागपुर में, जो कि एक रीजन है बंगाल का, झारखंड में अब वो प्रेजेंट है। पहले टाइम पे वो बंगाल में था। तो इस अपराइजिंग के क्या रीजंस थे? बेसिकली लैंड एलिनेशन हो रहा था, ज़मीनें जो है आदिवासी से छीनी जा रही थी, सोसाइटी में जो है परिवर्तन आया जा रहा था। जो ट्रेडिशन सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल नहीं रही, क्योंकि अलग अलग जातियों के अलग अलग लोग आ रहे थे, क्रिश्चियंस आ रहे थे, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। उनकी जो ट्राइब की इकनॉमी थी उसमें भी क्या कहते हैं बदलाव आए, उसमें भी चेंज आया। उनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो बिल्कुल हिल गया। तो अब ये जो अपराइजिंग थी ये थी किसके अगेंस्ट? ये मनी लेंडर के अगेंस्ट थी, मर्चेंट्स के अगेंस्ट थी और ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थी। अब ये जो अपराइजिंग थी ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल तो रही नहीं थी, अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया था। तो इसके अब जो टॉपिक है इसका ख़त्म हो जाता है। तो अब आती है कोल अपराइजिंग, जो कि 1831 से लेकर 1832 तक चली। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया। उसके बाद ये दोबारा से शुरू हुई 1844 से लेकर 1848 तक दोबारा से प्रोटेस्ट ये चालू हो गई थी। इसके लीडर थे बुद्धो भगत और दूसरे थे गंगा नारायण। इनके लोकल लीडर बेसिकली क्या था, जो लोकल लीडर्स थे वो इस बात पे आक्रोश जमा रहे थे कि भाई बाहर के आए हुए बंदे, बाहर के मतलब ये जो प्लेन्स के आए हुए बंदे हैं, ये फार्मर्स वगैरह, ये आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, हमारी लैंड जो है छीन रहे हैं। ये मर्चेंट्स, ये मनी लेंडर्स, ये आउटसाइड फार्मर्स जो हैं हमारा जो है जो ज़मीनें हड़पे जा रहे हैं। तो ये क्या बात होती है? तो ये जो प्रोटेस्ट थी ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी थी, मनी लेंडर के अगेंस्ट भी थी, मर्चेंट्स के अगेंस्ट भी थी और उन फार्मर्स के अगेंस्ट भी थी जो प्लेन्स आए थे और इनकी ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने नाम पे। कोल अपराइजिंग और हो अपराइजिंग बेसिकली दोनों की दोनों अपराइजिंग जो है वो छोटा नागपुर रीजन में ही थी, जो अब झारखंड या और बिहार में है। ठीक है।
तो अब बात करते हैं अपना खासी रिवोल्ट के बारे में जो 1829 में हुई थी। अब मेघालय में है ये खासी हिल्स, 3 हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो अब रिवोल्ट क्या हुआ था कि बेसिकली असम से ब्रह्मपुत्रा की जो वैली है वहाँ से अंग्रेज चाहते थे कि भाई रोड बने, कनेक्शन बने। एक अब आज का जो प्रेसिडेंट बांग्लादेश है उसके दक्षिण में, मतलब दोनों हिल्स को कनेक्ट करना चाहते थे, बीच में आ रहा था खासी हिल्स। तो भाई यहाँ के जो लोग थे वो कहते थे कि ये ब्रिटिशर जो है इंट्रूडर्स हैं, ये हम नहीं चाहते कि ये हमारे एरिया में आए, तो इनका विरोध करा गया था। अब जो लीडर थे इस रिवोल्ट के वो थे तिरोत सिंह सीएम, SYIEM। सीएम बेसिकली किंग होता है या लीडर होता है, उनका टाइटल दिया जाता है। ये एक तिरोत सिंह थे और एक बोर मानिक सिंह थे, ये 2 लीडर्स थे इस मूवमेंट के। तो इन ट्राइबल एरियाज़ के जो लीडर्स थे और ये जो सारे मेंबर्स थे मेघालय और असम के, इन्होंने कोशिश करी रोकने की ब्रिटिशर्स को कि भाई यहाँ पे रोड ना बनाओ, हम इसको अपोज करते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स के पास जो थी आधुनिक हथियार थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदूकें थी, बढ़िया आर्मी थी, तो ये रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो अब शुरू करते हैं संथाल रिवोल्ट के बारे में। 1855 से लेकर 1856 तक ये चला था। इसके बाद जो है ग्रेट इंडियन रिवोल्ट आई थी 1857 में, तो उसके वजह से इसका इम्पैक्ट जो दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं। बाकी जब हिस्टोरियन से सर्च करा तो देखा यार ये तो सबसे बड़ा रिवोल्ट रहा है अब तक, अगर हम ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं तो अब ये जो रिवोल्ट था इसको हम हूल भी कहते हैं, क्योंकि ये झारखंड के ट्राइबल एरियाज का था। तो रिवोल्ट का मतलब हूल भी है उनकी लैंग्वेज में, हूल यानी कि बगावत, रिवोल्ट, ये सब, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी राजमहल हिल से। राजमहल हिल जो है वो झारखंड में है। इनके जो लीडर्स थे उनका नाम था सिद्धो मुर्मू और दूसरे थे कन्हू मुर्मू, सिद्धो मुर्मू और कन्हू मुर्मू। इनकी भी दिक्कत सेम ही थी कि भाई आउटसाइडर्स आ गए हैं हमारे यहाँ परेशान करने। तो कोई भी जो आउटसाइडर था, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो ज़मींदार हो, अंग्रेज़ हो, लैंडलॉर्ड हो, जो मर्जी हो, इनको नहीं पसंद थे आना। तो अब इनके जो हथियार वगैरह थे वो बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, तीर कमांड वगैरह ये सब इनके हथियार थे। अब इन आउटसाइडर्स का नाम दे रखा था इन्होंने दीकू, DIKUS, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि संथाल जो ये लोग थे, इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल हथियार वगैरह से, गुरिल्ला टैक्टिक्स की मदद से इन्होंने कोशिश करी ब्रिटिशर्स को भगाने की, और एक बारी में तो ये थोड़े बहुत सफल भी रहे थे, टेम्परेरी ये सफल रहे थे। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है सेना और बढ़ा दी, टुकड़ियाँ और मंगवा ली बंगाल साइड से वगैरह वगैरह से। तो अब फिर उनको ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस कर दिया, 1856 में इनको सप्रेस कर दिया था। लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ था। क्या हुआ था कि अब ब्रिटिशर्स जो थे इस पैटर्न को समझ रहे थे कि यार ये रिवोल्ट कर रहे हैं, तो अब थोड़ा बहुत इनका साथ देना पड़ेगा। तो संथाल परगना टीनेंसी एक्ट बना दिया गया था 1876 में इनके लिए, और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया था संथाल का, ताकि जो कोई फ्यूचर रिवोल्ट ना हो सके, ठीक है। तो संथाल परगना का एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, तो एक थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया था इनको रिवोल्ट से। अब जो संथाल परगना टीनेंसी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी आउटसाइडर, कोई भी बंदा जो है उनके एरिया में सेटल नहीं होएगा, उनके एरिया में फैक्ट्री वगैरह नहीं खोलेगा, जैसे उनको चाहिए था उनको वैसे ही मिलेगा। तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है उनको दे दिया, भाई यहाँ पर तुम अपना जो मर्जी करो, तुम जानो। तो अब बात करते हैं कछुआ नागा रिवोल्ट की, जो कि 1882 में हुआ था, ठीक है। इसका जो लोकेशन थी वो थी कचार, असम में। बेसिकली सिलचर जो एरिया है वहाँ पर जो सिलचर जो गाँव है वो कचार डिस्ट्रिक्ट में ही आता है अब, ठीक है। मणिपुर के आसपास, मणिपुर और मेघालय के आसपास ये जगह है। और इसके जो लीडर थे वो थे शंभू दाना, ठीक है। ये थोड़ा सा ना काला जादू वगैरह के ऊपर ये है रिवोल्ट है। शंभू दाना जो थे लीडर थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि भाई मेरे पास ऐसा एक जादू है, मेरे पास एक शक्ति है जिसकी मदद से बुलेट्स वगैरह जो हैं अंग्रेज़ों की, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं कर सकती। तो लेकिन ये बात तो गलत होती है, क्योंकि बुलेट से तो मौत हो सकती है ना। तो फिर उसके बाद ये रिवोल्ट जो है वो बंद हो गया था फिर। तो अगला है कोवास रिवोल्ट। इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रंपा रीजन में हुआ था ये, आंध्र प्रदेश में, और कई बार हुआ था। 1840 से लेकर 1924 तक के बीच में हुआ था ये। इसके लीडर थे अलरुदी सीताराम राजू, इनको कैप्चर कर लिया था और इनको फांसी की सज़ा दे दी थी 1924 में। तो इसके बाद आता है भील रिवोल्ट, जो कि पहले 1818 से लेकर 1848 तक चला था, और उसके बाद जो है 1913 में भी चला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा रिवोल्ट है। तो जो भील आदिवासी है ना, ये आपको गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। जो पहला रिवोल्ट था ना, भील रिवोल्ट 1818 में जो शुरू हुआ था, वो पंचमहल में शुरू हुआ था, जो कि गुजरात में है। इसके जो लीडर थे वो दशरथ थे पहले, उसके बाद रूपा सिंह, और तीसरे थे जड़िया भगत।
इसे हम नवका दास रिवोल्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि भाई रिवोल्ट को दबा दिया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे उनके पास सेना बहुत अच्छी थी और हथियार बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तो इनके लीडर्स का जो है एग्जीक्यूशन हो गया था। उसके बाद आता है भील रिवोल्ट 1913। वो जो हुआ था वो बंसवाड़ा और डूंगरपुर जो जगह है राजस्थान में, उनके द्वारा वहाँ पर हुआ था, और उनके जो लीडर थे वो गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत और दौलत सिंह था। अगले आते हैं मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे बिरसा मुंडा। बहुत ही बढ़िया बंदा था ये। इसकी जो आप अगर आप बायोग्राफी सुनोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग बायोग्राफी है ये, ठीक है। अब मुंडा जो रिवोल्ट था वो छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, जिसे हम उल गुलान भी कहते हैं। ग्रेट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, उल गुलान। बिरसा मुंडा जो है उसको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी का धर्म अपनाने को कह दिया था। मिशनरीज जो है उस टाइम बन रही थी, ठीक है। इनकी मूर्तियां भी बनी हुई हैं झारखंड में कई सारी। रांची के आसपास अगर आप घूमोगे तो आपको शायद देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मुंडा रिबेलियन था ना, ये सोशल रिफॉर्म भी था एक तरह से। रिबेलियन तो था ही, ये सोशल रिफॉर्म भी था। और जो बिरसा मुंडा थे मात्र 20 साल के थे जब ये ऐसे ही इन्होंने रिवोल्ट शुरू करा था। इन्होंने मास को गैदर करा था, अपने साथ इन्फ्लुएंस करा था, लोगों को सिखाई थी, नॉलेज दी थी। तो जब ये मात्र 20 साल के थे तब से ये बोलते थे अपने आप को कि मैं ना एक भगवान हूँ या मैं भगवान का रूप हूँ। तो लोग इनकी पूजा भी करते थे भाई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये कहते थे कि यार बाहर की जो आज जो प्रैक्टिस चालू हो गई ना, ये बहुत गलत है और हमें इनको रोकना है। तो यहाँ से ये सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं और साथ साथ रिबेलियन की बात भी करते हैं। तो मुंडास में जाए एक बेसिकली इनको हम खुंट कट्टीडार भी कहते हैं, खुंट कट्टीडार, ठीक है। इनका मतलब होता है कि ये ओरिजिनल क्लियरर हैं, फॉरेस्ट के जंगल जुंगल साफ करते हैं, ये इनका काम है, ठीक है। ट्राइब्स हैं, तो ये जो हक था इनसे अंग्रेजों ने छीन लिया। जूमिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो ये जो चीज़ें खेती बाड़ी करते थे ये लोग, तो ये राइट्स जो है अंग्रेजों ने छीन लिए। तो एक बड़ा रीज़न ये बनता है इनका हथियार उठाने का। तो अब रीजन देखते हैं मुंडा रिवोल्ट के। तो ये था, एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम का डिसरप्शन हो रहा था, दूसरा था फोर्स लेबर। भाई इनसे अगर ज़मीन छीन लोगे तो ये कहाँ खेती बाड़ी करेंगे, कहाँ रोजी रोटी कमाएंगे। तो ये जो प्लेन से आए हुए फार्मर्स हैं उनके साथ काम करते थे, या तो ब्रिटिशर्स का कोई प्रोजेक्ट करते थे। तो फोर्स लेबर कैसे हो गई, यहाँ पर होता था बेगार सिस्टम। इन्होंने पैसे लिए होते थे, टैक्स तो चुका नहीं सकते थे, तो पैसा ना दे पा रहे थे, तो फिर फ्री में इनको काम करना पड़ता था। तो ये बेगार सिस्टम था, कर्जा था बहुत सारा, इनडेप्टेडनेस थी। और उसके बाद जो है मिशनरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत बढ़ रही थी, क्रिश्चियनिटी बहुत लोग हो रही थी, धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे स्पेशली। तो ये सारे रीजंस थे। और किन के अगेंस्ट था ये रिवोल्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, मर्चेंट्स के अगेंस्ट था, मनी लेंडर के अगेंस्ट था। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया था ब्रिटिशर्स ने, 2 साल जो है जेल हुई थी, उसके बाद छोड़ दिया था। उसके बाद भी इन्होंने अपना ये रिवोल्ट मूवमेंट जो है चालू रखा, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको फिर अरेस्ट कर लिया। और इस बार जो है जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, कोलरा से इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 25 साल की उम्र में ये जो है स्वर्गवास हो गए थे। रिवोल्ट का कुछ फायदा भी हुआ था। अंग्रेजों ने क्या करा, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट बनाया 1908 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो इनको खुंड कट्टी राइट्स इनको मिल गए थे, और जो बेट बेगारी सिस्टम था, फोर्स लेबर थी, वो उस पर बैन लगा दिया गया। छोटा नागपुर ट्राइबल्स एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन हासिल कर पाए अपनी लैंड राइट्स के लिए। तो अगला मूवमेंट है जिलियांगरोंग मूवमेंट, जो कि 1920 से लेकर 1935 तक चला था। ये नागा ट्राइब्स के द्वारा चलाया गया था। इनके जो लीडर थे वो हाइपू जादोनांग थे। ये नागा के बंदे हैं, इनका नाम थोड़ा सा ऐसा है, HAIPOU हाइपू और JADONANG जादोनांग, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो बंदा था ये स्पिरिचुअल बंदा था। ये कहता है कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था वो चलाया था हेरेका मूवमेंट, ठीक है। स्पिरिचुअली बेस्ड ये मूवमेंट था। तो बाद में क्या होता है, ये जो स्पिरिचुअल मूवमेंट होता है ना, ये पॉलिटिकल टर्न ले लेता है। और उसके बाद जो इसको लीड करती हैं वो है गाइडिनिलू, GAIDINLIU। अब गाइडिनिलू को जवाहरलाल नेहरू जो है रानी की उपाधि देते हैं। तो ये जो गाइडिनिलू लड़की थी ये मात्र 13 साल की थी जब इस मूवमेंट से जुड़ गई थी। तो इसको क्वीन ऑफ द हिल्स का दर्जा दिया गया था। रानी गाइडिनिलू जो है, रानी जो टाइटल है वो जवाहरलाल नेहरू ने इनको दिया था। जो रिवोल्ट था बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, क्योंकि ब्रिटिशर जो है फॉरेस्ट एरियाज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपना बना रहे थे।
अब ये जो रानी थी, इनके साथ एक और बुरा हादसा हुआ था कि इनको 16 साल तक जेल में रखा गया था जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। 1935 में ये जो है इनको प्रिजनमेंट मिली थी। तब इन्होंने पहले क्या करा कि कवनी समिति बनाई थी ताकि इस मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाया जाए। अब रानी को जो है कारावास में डाल दिया गया, और जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली इनको छुड़वाया था। तो ये मूवमेंट था बेसिकली झीलन ग्रोंग मूवमेंट, 1920 से लेकर 1935 तक का। अब आखिरी मूवमेंट आता है हमारा कुकी रिबेलियन, जो कि 1917 से लेकर 1919 में हुआ था। मणिपुर में हुआ था। ये कुकी ट्राइब्स थे, इसमें ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे। अब इन कुकी लोगों की खास बात पता क्या थी, ये जो गुरिल्ला टैक्टिक्स के बादशाह थे, मतलब इनसे बेस्ट गुरिल्ला टैक्टिक्स कोई भी ना करता होगा। तो हालांकि अंग्रेजों ने इनको सप्रेस तो कर दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज इन्हीं को बुला के लाए कि ये लोग जो आप टैक्टिक्स करते हो ये हमारे फौजियों को, हमारे जो सेना के जो लोग हैं उनको सिखाओ आप ये। तो फिर यही टैक्टिक्स अंग्रेजों ने जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पर करी थी। तो जब बर्मा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब ब्रिटिशर्स ने ये जो यूज़ करी थी टैक्टिक्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स। कहाँ से सीखी थी? कुकी लोगों से सीखी थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।